Yes, fine. So let us start accounting standard 13. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, सो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट किया 7 कंप्लीट किया, जो कि कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग था। सारी चीजें निकाल लो, कंस्ट्रक्शन वाली क्लियर आउट फ्रॉम योर माइंड। बाद में जब फिर से रिवीजन करने बैठेंगे या फिर एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्या सर, क्या इसका पर्पस ये था, इस सेशन का पर्पस क्या ये था कि आपको मास्टरी गेन करवाना है? नहीं सर, 1-2 घंटे में मास्टरी गेन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें रहती है जो कि हम दिखते नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ ये था कि एटलीस्ट आप इंट्रोड्यूस हो पाओ इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वर्ल्ड में या फिर फाइनेंस या फिर कॉमर्स के वर्ल्ड में ऐसा भी कुछ तो है, अकाउंटिंग के वर्ल्ड में ऐसा भी कुछ तो है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसका पर्पस ये था। जब आप एक्चुअल में उसके लिए स्टडी करोगे उस टाइम आपको आई 100% टेल कि आपको ये बेनिफिट होगा। उस टाइम आपको एटलीस्ट ब्लर में कुछ चीजें याद आ जाएंगी कि यस सर देखा था, एक रेवेन्यू 2 कॉस्ट, सर बार बार बोल रहे थे, आपको ये याद आएगा। देखो, समझा? तो इसका पर्पस ये नहीं है कि मास्टरी गेन करवाना, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा ले। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, थोड़े हायर लेवल पे है, लाइक नॉट एटलीस्ट इन फर्स्ट ईयर, थोड़े बाद में लेवल पे, बाद वाले लेवल पे है, तो आपको तब समझेगा। एंड देन अभी क्या करेंगे सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे A7 एटलीस्ट थोड़ा डिटेलिंग किया, इसमें इतना भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। फाइन, सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ दूंगा। सर फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेम फैशन कैसे देखेंगे? पहला स्कोप देखेंगे। स्कोप, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले स्कोप देखते हैं। क्या सर स्कोप क्या है? AS13 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट समथिंग। देखते हैं क्या है एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं शेयर्स में पैसे लगाता हूँ, मैं डिबेंचर्स में पैसे लगा सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर पैसे लगा रहा हूँ, तो ये सारे मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारे मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। एंड इन इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे करना है ये मुझे AS13 बताएगा। आई होप आपको समझा है। फाइन। एट द सेम टाइम कुछ एक्सक्लूजन है कि AS13 इन चीजों पे बात नहीं करेगा। दैट इज एक्सेप्ट में देखो, फॉर बेसिस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, फॉर बेसिस फॉर इनकम रिकॉग्निशन, मतलब इनकम रिकॉग्निशन के क्या बेसिस होंगे उस पे नहीं बात करेगा। लीज अकाउंटिंग के लिए एक अलग सा स्टैंडर्ड है, इसलिए AS13 इस पे कुछ बात नहीं करेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने किए हैं बट मैं ब्रोकर हूँ, लेट्स से मैं ब्रोकर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लोगों की इन्वेस्टमेंट लेता हूँ बेचता हूँ, इट इज माई बिजनेस। क्या मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। क्या AS13 उस पे बोलेगा? बिल्कुल नहीं। समझा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लो कि AS13 का स्कोप क्या है, AS13 कितने चीजों के लिए बताएगा। सिर्फ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बोलेगा, लीज का अकाउंटिंग नहीं बोलेगा। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर हेल्ड किए है, दैट इज ब्रोकर ने अगर कोई शेयर खरीद के रखा है उसके क्लाइंट के बिहाफ पे, उसके लिए बात नहीं करेगा। समझा? आगे इन्वेस्टमेंट। सर क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट आर नथिंग बट एन एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। में पढ़ रहा हूँ, नथिंग एल्स। इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट्स। कोई भी हो, बेनिफिट अर्न करने के लिए जो कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फाइन, आई होप आपको समझा है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्लासिफिकेशन, 2 चार्ट से क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, राइट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट क्या रहते हैं, नाम से आपको समझ रहा है। एक करंट मतलब इमीडिएट, लॉन्ग टर्म लॉन्ग के लिए, मतलब ज्यादा टाइम के लिए। समझा? फाइन। तो करंट इन्वेस्टमेंट देखो, एन इन्वेस्टमेंट विच इज रेडीली रियलाइजेबल, intended to be held for not more than 1 year from the date on which the investment is made। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे काइंडली, मतलब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो कि एन इन्वेस्टमेंट विच इज रेडीली रियलाइजेबल मतलब क्या? रेडीली रियलाइजेबल मतलब इमीडिएटली मैं उसको लिक्विडेट कर सकता हूँ, रियलाइज कर सकता हूँ। अगर वो इन्वेस्टमेंट है, मुझे बेचना है, उसको कैश में कन्वर्ट करना है, आई कैन रेडीली रियलाइज इट, इज नोन एज रेडीली रियलाइजेबल। तो इन्वेस्टमेंट विच इज रेडीली रियलाइजेबल एक चीज, इंटेंडेड टू हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ज्यादा का होल्ड करने का इंटेंशन नहीं है। सर इंटेंशन कैसे समझेगा?
इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। आपको सब्जेक्टिव मैटर में वहां पे जाने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट सर इंटेंशन कैसे समझेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फाइन। देन आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट की उस दिन से लेके 1 साल गिनना है, उस दिन से लेके 1 साल की ज्यादा नहीं होगी, कम होगी तो करंट इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लेट से 1 अप्रैल 21 को मैंने इन्वेस्टमेंट की, 1 साल हुआ, 31 मार्च 22 आया, 31 मार्च 22 आया। मैंने उस टाइम मतलब जब 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की, लेट्स से मैंने 15 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की, 15 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की, उसमें से 12 मंथ्स बीत गए, 31 मार्च 22 आया, एंड एट द क्लोजिंग ऑफ 31 मार्च 22, एट द क्लोजिंग ऑफ 31 मार्च 22 आई एम स्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 31 मार्च 22 एंड 3 महीने बाद मेरी मैच्योरिटी होगी, इन्वेस्टमेंट मेरी मैच्योर होगी, 3 महीने बाद मेरी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी। टेल मी वेदर इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेल मी वेदर इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेल मी long term investment, yes, or long term investment, yes, long term investment, yes, everybody, others, long term investment या short term investment, that is current investment, yes, सबका आंसर सही है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर, बिकॉज इवन तो आज के दिन मैंने देखना जाऊं तो इट इज 3 मंथ्स इमीडिएटली मैच्योर हो रही है, बट 12 मंथ्स के पहले ही मैच्योर हो रही है आज के दिन, बट जिस दिन मैंने उसको परचेस किया था उस दिन मेरा इंटेंशन क्या था, 15 मंथ्स का था, 15 मंथ, दैट इज मोर देन अ ईयर, एंड देयरफॉर वो करंट नहीं थी, लॉन्ग टर्म ही थी, एंड अगर फर्स्ट डे को क्लासिफाई हुई है लॉन्ग टर्म तो इट वुड बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। समझा, आई होप आपको समझा है। यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एज ऑफ 31 मार्च बताओ ये इन्वेस्टमेंट करंट है, नॉन करंट है, करंट है, लॉन्ग टर्म है, तो इट इज नॉन लॉन्ग टर्म, बिकॉज कौन सा डेट देखना है, द डेट जो आपको देखना है दैट इज द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, फाइन, आई होप आपको समझा है। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करंट नहीं है, मतलब बेसिकली 1 ईयर से लेस देन नहीं है, उनको हम नॉन करंट मानते हैं, फाइन, उनको हम लॉन्ग टर्म मानते हैं बेसिकली। समझा आगे, यस, समझा आपको सबको, यस यस, फाइन फाइन फाइन। अभी आगे देख लेते हैं सर, पर ये करंट नॉन करंट देखना क्यों है, करंट नॉन करंट देखना क्यों है सर, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। पहले भी कैसे स्टार्ट किया था सर, थ्योरी स्टार्ट की थी, देन अकाउंटिंग पे शिफ्ट हुए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, अभी थ्योरी स्टार्ट की है, अकाउंटिंग पे मूव हो रहे धीरे धीरे। करंट नॉन करंट में डिफरेंस इसलिए देख रहे हैं बिकॉज करंट की नॉन करंट की रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डिफरेंट इस पे होती है। लाइक नीचे देखो, थर्ड वाला लाइन आइटम देखो, करंट सीए लिखा है मैंने, सीए इज कॉस्ट, बेसिकली इट इज कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो इफ यू वांट आप कैरिंग अमाउंट नोट कर सकते हो। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट के नीचे देखो, करंट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट मैंने लिखी है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। करंट इन्वेस्टमेंट की ऑलवेज कैरिंग अमाउंट यही होगी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये स्टैंडर्ड बोलता है, ये स्टैंडर्ड बोलता है। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जनरली इट इज कैरिड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन। जो जिस कॉस्ट पे मैं उसको परचेस करूंगा ना, उसी कॉस्ट पे वो कंटिन्यू होगी पूरे आने वाले सालों के लिए, उसी कॉस्ट पे वो दिखेगी, एक्सेप्ट द परमानेंट डिक्लाइन। अगर परमानेंट कुछ वैल्यू में रिडक्शन हुआ ना, मैं कर दूंगा, मैं उसके लिए एडजस्ट कर दूंगा, फाइन। ये कैसे देखना है ना, आगे जाके सम्स में देखेंगे, आगे जाके सम्स करेंगे तब देखेंगे, बट बेसिकली ये डिफरेंस क्यों समझ में आना चाहिए, ये डिफरेंस इसलिए समझ में आना चाहिए बिकॉज उसका रिकॉर्डिंग डिफरेंस रहता है। कैरिंग अमाउंट करंट के केस में बताओ, करंट के केस में क्या रहता है कैरिंग अमाउंट, इट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू, करंट के केस में क्या रहता है, टेल मी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, परफेक्ट परफेक्ट। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के केस में क्या रहता है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में क्या रहता है, एवरीबॉडी ट्राई टू रिप्लाई, yes it is generally at cost subject to permanent decline। अगर कुछ परमानेंट डिक्लाइन हुआ ना तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, फाइन। आई होप आपको समझा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इनकम।
based on income categories of investment, fixed income bearing scripts and variable income bearing scripts. इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग जान लो, समझ में आएगा. इसका अकाउंटिंग में रिलेवेंस आता है, इसलिए बता रहा हूँ. अकाउंटिंग में जितने चीजों का रिलेवेंस आता है ना, उतना उतना मैं आपको बताते जा रहा हूँ. देखो, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स माने वो इनकम स्क्रिप्ट्स मतलब बेसिकली लेट्स से आप सिक्योरिटीज मान लो, इनको सिक्योरिटीज मान लो. तो जो सिक्योरिटी जिन पे फिक्स्ड इनकम मुझे मिलता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिबेंचर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो इन दैट केस जिन पे आपको गारंटीड बताया गया है कि 6% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 6% रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड इनकम. उसको मुझे पता है हर साल मुझे 6% मिलता जाएगा, राइट. एट द सेम टाइम वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट देख लो, शेयर्स इक्विटी शेयर्स आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट. कि मैंने शेयर्स में पैसे लगाए, इन दैट केस मुझे पता नहीं कितना मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे पता नहीं. तो इन दैट केस दैट इज वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट. मुझे शेयर्स से कितना डिविडेंड मिलेगा वो मुझे पता नहीं. शेयर्स का फिक्स रहता है क्या, इतने परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा? नहीं, इट डिपेंड्स. प्रॉफिट्स कितने होंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी, नहीं करेगी. आई मीन टू से फिक्स्ड इनकम रहता है, वेरिएबल इनकम रहता है. फिक्स्ड इनकम माने वो जिसपे हम कंटिन्यूअसली एवरी ईयर फिक्स्ड इनकम मिलता जाता है. एट द सेम टाइम वेरिएबल इनकम बोले तो वो जो जिन सिक्योरिटीज पे हमें वेरिएबल मतलब वी डोंट नो द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. आई होप आपको समझा है यहाँ तक. यस, टेल मी. आई होप आपको यहाँ तक समझा है. एवरीबडी? यस, टेल मी. यस, फाइन. यस, गुड. आगे देख लेते हैं. देखो, एक सम है जो हमने कैरिंग अमाउंट देखे ना, आपने बताया मुझे कैरिंग अमाउंट करंट के कौन से दिखते हैं सर? करंट के हम कैरिंग अमाउंट्स वो लेते हैं, दैट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर. एट द सेम टाइम परमानेंट वाले जो लॉन्ग टर्म है उनकी हम क्या लेते हैं, वो हम कौन से कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं? हम उनकी कैरिंग अमाउंट क्या रहते हैं, दैट इज यस. फिर से समझाइए. इट इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल कि करंट का हम लेते हैं कैरिंग अमाउंट, दैट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर. एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म का हम लेते हैं कॉस्ट लेस द परमानेंट डिमिनिशन इफ एनी. अगर कुछ परमानेंट है तो उसी के लिए एडजस्ट करते हैं और एल्स नहीं करते. देख लेते हैं. देखो, in April 1, 2018, A Limited invested 1 crores by way of contribution in capital of K Limited by subscribing to its 10 lakh equity shares of rupees 10 each. तो 10 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब किया of rupees 10 each. The investment is obviously long term in nature. long term investment की है, बता रहे हैं long term. The intention is long term. तो किस कैरिंग अमाउंट पे कैरिड होगा ये इन्वेस्टमेंट? कौन से कैरिंग अमाउंट पे चलेगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर. यस, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे चलेगा. यस, नो, एट कॉस्ट चलेगा. परफेक्ट. नो, यस, परफेक्ट एवरीबॉडी. परफेक्ट. यस, एग्जैक्टली. कॉस्ट और फेयर मार्केट विचएवर इज लोअर नहीं चलेगा, कॉस्ट पे चलेगा, सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन. तो देखते हैं आगे. डिटरमाइन द वैल्यू / कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इन के लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस ऑन फॉलोइंग डेट्स. मतलब इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने बोला है. देखो, ऑन 31 मार्च 19, एक साल बाद, वैल्यू ऑफ के लिमिटेड was 8.5 रुपीज. मतलब पर शेयर का वैल्यू 8.5. पहले कितना था? इट वाज पहले 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो मतलब पहले जिसका वैल्यू 10 था वो आज जाके 8.5 पे आया है. मतलब पहले की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10 थी, अभी 8.5 है. अपनी कॉस्ट कितनी थी? हमने 10 रुपीज को लिया था. तो कॉस्ट इज 10 एंड मार्केट वैल्यू इज 8.5. क्या हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर करेंगे क्या यहाँ पे? नो. परफेक्ट. एट कॉस्ट रखेंगे तो हम एट 10 रुपीज रखेंगे. बट क्या परमानेंट डिमिनिशन है? परमानेंट कुछ चेंज हुआ है? देखो, फर्दर ए लिमिटेड कंसीडर्स दिस लॉस टू बी टेम्पररी. ए लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग कि ये लॉस टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है. तो क्या हम 10 से हटा के 8.5 पे लाएंगे? यस. क्या हम 10? नहीं. परफेक्ट. नहीं लाएंगे एवरीबॉडी, राइट. नहीं लाएंगे तो हम 10 पे ही रखेंगे. तो देयरफॉर यहाँ पे देखो, सोल्यूशन में देखो, फर्स्ट पॉइंटर में देखो, 31 मार्च 19, 8.5 लाख इन माइनस 10, दैट इज 1.5 लाख का लॉस हुआ है. दैट इज टोटल लॉस अगर देखने जाओ तो 15 लाख का लॉस हुआ है.
तो ऑर्डिनरीली मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, ऑर्डिनरली अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ 15 लाख शुड बी चार्ज टू पीएनएल। ऑर्डिनरली हमने करना चाहिए 15 लाख का प्रोविजन बिकॉज वैल्यू कम हुआ है, बट नहीं करेंगे। हवेवर देखो, हवेवर सिंस द बिजनेस इज स्टार्टेड विद लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म है इसलिए कॉस्ट पे ही रखेंगे सब्जेक्ट टू परमानेंट डिमिनिशन। क्या परमानेंट डिमिनिशन इन दिस केस है? क्या नहीं है, बिकॉज दे आर सेइंग इट इज अ टेम्पररी लॉस। देखो, इट विल बी कैरिड, however business is started with long term view, investment view, the investment will be carried in balance sheet at 1 crore itself and no provision would be created। provision नहीं create होगा। आई होप आपको समझा है। आगे देखो, 31 मार्च 2020, एक साल और बीत गया। वैल्यू ऑफ के लिमिटेड फर्दर गोज डाउन टू 4.5, मतलब 10 थी हमारे बुक्स में, कॉस्ट भी 10 थी, अभी 8.5, उसके नेक्स्ट ईयर में 4.5 और नीचे जाती गई। मतलब कितना लॉस हुआ मुझे पर शेयर? जिसका वैल्यू 10 था उसका आज 4.5 हुआ। टोटल कितना लॉस हुआ मुझे? टोटल लॉस हुआ पर शेयर 10 माइनस 4.5 किया तो 5.5 मेरा लॉस हुआ। 5.5 मेरा लॉस हुआ, राइट, पर शेयर। तो आगे क्या मैं ये लॉस बुक करूंगा? अगर परमानेंट है तो करूंगा सर, अगर परमानेंट है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म है। तो ए लिमिटेड एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस कंसीडर्स दिस लॉस टू बी लॉन्ग टर्म। ए लिमिटेड को लगता है कि ये लॉस लॉन्ग टर्म है, टेम्पररी नहीं है, तो इन दैट केस ए लिमिटेड ये लॉस बुक करेगा। तो यहाँ पे देखो लॉस कितना बना, 5.5 पर शेयर था इंटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स, तो मेरे बन गए टोटल 55 लाख ऑफ लॉस। एज द मैनेजमेंट, रीजनिंग पढ़ो, यहाँ पे रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, अमाउंट आप कंप्यूट कर सकते हो। एज द मैनेजमेंट नाउ कंसीडर्स दिस लॉस टू बी लॉन्ग टर्म, therefore a provision for diminution of 55 lakhs will be charged to P&L and accordingly investment will be carried at a new value of 45 lakhs। मतलब मैं 55 लाख की प्रोविजन कर दूंगा एंड 45 लाख पे मेरी इन्वेस्टमेंट कैरी होगी, मतलब आगे बढ़ेगी। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको यहाँ तक समझा है। टेल मी एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी टेल मी, यहाँ तक समझा? गॉट इट, नाइस। आगे देख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 21 वैल्यू पर शेयर ऑफ के लिमिटेड इंप्रूव्स टू 7.25, 10 पहले 10 थी, 8.5 हो गई, नेक्स्ट साल 4.5 होगी, अभी फिर से बढ़ गई। तो देखो रीजन, देखो इसके लिए ऑलवेज रीजन इंपॉर्टेंट है, क्यों बढ़ गई सर? बुक करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड्स अपॉन द रीजन, बिकॉज देखो एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों बढ़ गई? एज अ रिजल्ट ऑफ अनफोर्सेन स्पर्ट विद which is considered as permanent reversal। okay, so they are saying कि permanently reverse हो गई, मतलब permanently बढ़ गई, तो क्या हम बढ़ाएंगे? yes obviously, अगर permanent change हुआ है तो बढ़ाएंगे, permanent हुआ है तो change करेंगे। yes everybody, yes perfect everybody, करेंगे change। yes, so therefore देखो रीजनिंग, देखो हमने कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, 4.5 लाख से बढ़ के 7.25 लाख हो गई, तो मतलब सॉरी 7.25 पर शेयर हो गई, तो मैं डिफरेंस लेता हूँ 4.5 माइनस 7.25 दैट इज पर शेयर वैल्यू 2.75 से बढ़ गई इनटू 10 लाख शेयर्स मैंने किया, तो 27.5 लाख से मेरी वैल्यू बढ़ गई। अर्लियर देखो रीजन, देखो क्या मैं इसको बुक करूंगा? यस करूंगा। क्यों करूंगा? एज द अर्लियर बुक लॉस ऑफ 5.5 शेयर इज रिकवर्ड, पहले जो लॉस बुक किया था वो रिकवर हुआ। द अर्लियर रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट विल बी रिवर्स, जो पहले रिडक्शन किया था वो रिवर्स करेंगे हम। दस द पीएनएल विल बी क्रेडिटेड विद 27.5 lakhs एंड नई बैलेंस शीट की वैल्यू बन जाएगी इन्वेस्टमेंट की 72.5 lakhs, 72.5 लाख दैट इज 7.25 लाख का शेयर इनटू 10 लाख शेयर। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। यस यस, आई होप सबको समझा है। यस परफेक्ट परफेक्ट, यस चैतन्य, स्नेहा, भार्गवी, यस साक्षी, गुड 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 एवरीबॉडी, फाइन फाइन। इसमें से कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन बस इतना पूरा सम किया, इतने पहले पहले मतलब पूरा डिस्कशन किया, इसमें से कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड सर इतना ही करेंगे, करंट वाला इन्वेस्टमेंट रहा तो हम उसको कैरिंग अमाउंट उसका क्या लेंगे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। एट द सेम टाइम परमानेंट वाला रहा दैट इज लॉन्ग टर्म वाला रहा तो हम उसको, यस 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 एवरीबॉडी एग्रीज, गुड गुड गुड। तो परमानेंट वाला रहा तो इन दैट केस क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म वाला रहा तो इन दैट केस कॉस्ट पे ही उसको कैरी करेंगे, सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन। फाइन। अभी यहाँ पे एलिमेंट से कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, तो देखो एक्विजिशन कॉस्ट बोल रहा है, पहले मतलब जिस कॉस्ट पे हम एक्वायर कर रहे हैं वो कॉस्ट इंक्लूड करने हैं।
क्या मैंने 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर 8 रुपीज को लिया, क्या मैं 10 रुपीज पे उसको दिखाऊंगा? नहीं, मैं 8 रुपीज पे दिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे मैंने एक्वायर किया। सर उसके साथ मेरे को ब्रोकरेज लगा, स्टॉक मार्केट से जब मैं शेयर खरीदता हूँ मेरे को ब्रोकरेज या फिर चार्जेस लगते हैं, तो सर वो चार्जेस इंक्लूड करने हैं? यस, इंक्लूड करने हैं। ऑल द चार्जेस विच आर रिक्वायर्ड, देखो कॉस्ट पहले इसमें पढ़ो, कॉस्ट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज, ब्रोकरेज फीस ड्यूटीज और कोई भी चार्जेस हो सारे इंक्लूड करने हैं। फाइन। सेकंड कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा? इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, लाइक मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस किया, मैंने कुछ शेयर्स परचेस किए बाय इश्यू ऑफ शेयर, मेरे खुद के शेयर्स मैंने दिए, या फिर मैंने डिबेंचर्स लिए मेरे खुद के शेयर्स देके, पैसे नहीं दिए, कैश में पैसे नहीं दिए, खुद के शेयर्स दिए, तो इन दैट केस एक्विजिशन कॉस्ट क्या मानेंगे? एक्विजिशन कॉस्ट वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, जो मैंने शेयर्स इशू किए उसकी फेयर वैल्यू। आगे आगे, ठीक है फाइन। एक काम करते हैं, एक ये बाद में करते हैं, लाइक इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी हम इंपॉर्टेंट वाला अकाउंटिंग पार्ट करते हैं, अकाउंटिंग पार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। मैंने बोला था करंट नॉन करंट क्यों देखना है? बिकॉज कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस रहता है, तो हमने उस पर एक सम कर लिया सॉल्व। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम एंड वेरिएबल इनकम, ये क्यों देखना है? फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल क्यों क्यों देखना है? बिकॉज उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का यहाँ पे दिया है। देखो तो फर्स्ट देख लेते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। उसमें देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एक्स इंटरेस्ट बेसिस, राइट हैंड साइड पे लिखा है कम इंटरेस्ट बेसिस। तो एक्स इंटरेस्ट बेसिस का मीनिंग समझते हैं पहला, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। मीनिंग समझते हैं। देखो इफ पहले तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में कौन से आते हैं? डिबेंचर्स आएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगे, शेयर्स नहीं आएंगे बिकॉज दे आर नॉट फिक्स्ड इनकम, दे आर वेरिएबल इनकम। तो हम बात करेंगे अभी डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स है जिसपे मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट अस अज्यूम 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके पास अभी वो डिबेंचर है, एंड आई एम सेइंग यू, या फिर यू आर सेइंग मी, ये डिबेंचर आपको लेना है ना, ये लेना है ना। लाइक वो डिबेंचर कैसा है मैं पहले वो बताता हूँ। वो डिबेंचर ऐसा है कि पूरे साल तक चलता है एंड बीच में 6-6 महीने बाद वो इंटरेस्ट पे करता है। लाइक जनवरी से लेके जून खत्म हुआ तो 1 जुलाई को इंटरेस्ट पे करता है, जुलाई से लेके दिसंबर तक आया तो 1 जनवरी को फिर से इंटरेस्ट पे होता है। फाइन, ऐसा डिबेंचर है। इंटरेस्ट साल भर अक्रू होगा, मतलब लाइक 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया तो साल भर इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा, 6 महीने होने के बाद इंटरेस्ट आपको पे होगा। कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगा। 6 महीने होने के बाद और इंटरेस्ट चलता जाएगा और 6 महीने का एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड दिसंबर के बाद वो पे होगा आपको, राइट। अभी अभी लेट्स से 100 रुपीज का डिबेंचर है, 100 रुपीज का डिबेंचर है। मैं आपके पास आया लेट्स से अप्रैल में, 1 अप्रैल को आया, मैं आपके पास 1 अप्रैल को आया एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपके पास जो डिबेंचर है वो मुझे दो, एंड यू आर सेइंग मी 100 रुपीज का डिबेंचर है, 103 ले लो, 103 ले लो और दे दो मुझे, और आप मुझे मेरा मेरा डिबेंचर लेके जाओ। एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो 103 तो उसकी प्राइस हो गई, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो कुछ अक्रिय हुआ होगा। जनवरी से लेके मार्च तक आपने उसको होल्ड करके रखा था, फिर अप्रैल में मैं आया वो डिबेंचर लेने, तो 3 महीने का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो आप बोलोगे मुझे 103 तो इस डिबेंचर की प्राइस दो। एट द सेम टाइम ये जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है क्या आपको मिला है? नहीं मिला, बिकॉज वो तो जून में मिलेगा ना, जुलाई में मिलेगा, राइट। तो आपको नहीं मिला, बट आपको क्या आप उसके हकदार हो? यस, बिकॉज आपने 3 महीने के लिए उसको हेल्ड करके रखा है। एंड देयरफॉर आप क्या बोलोगे कि आज तू मुझे मेरे पास से लेके जा रहा है डिबेंचर, वो 103 को लेके जा। एट द सेम टाइम मुझे अक्रूड इंटरेस्ट भी दे, जो जनवरी से मार्च तक का जो इंटरेस्ट है अक्रूड वो भी मुझे देके जा। तो दिस इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट बेसिस, बिकॉज आपने यहाँ पे प्राइस कोट की 103 विच इज एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। आप मुझे बोल रहे हो कि 103 तो मुझे दे दे, एट द सेम टाइम ऑल्सो गिव मी द इंटरेस्ट फॉर जनवरी टू मार्च, दैट इज द लास्ट पेमेंट डेट। लास्ट कब पेमेंट हुआ होगा? जनवरी में पे होगा, उसके बाद अक्रूवल चालू हुआ एक्यूमुलेट होता गया मार्च तक एंड अप्रैल में मैं आपके पास में। समझ रहे हो? तो नाउ यू आर सेइंग मी कि ये प्राइस तो दे, एट द सेम टाइम आल्सो गिव मी द इंटरेस्ट व्हिच इज अक्रूड टिल डेट। तो you are quoting me a price which is excluding interest and therefore it is known as x interest. समझा? You are quoting me the price 103 which is excluding the interest because interest आप अलग से मांग रहे हो and therefore that price is x interest price. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? हेवी हुआ?
यस, समझ में आ रहा है। फाइन, थोड़ा थोड़ा बियर करो, फिर सम्स पे जाएंगे ना तो इजी एकदम, लाइक मक्खन जैसे सॉल्व होंगे। फाइन, तो कम इंटरेस्ट देख लेते हैं। एक्स इंटरेस्ट देखा, कम इंटरेस्ट देख लेते हैं। कम इंटरेस्ट इज नथिंग अ प्राइस विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लाइक आप बोल रहे हो, आप मुझे 103 मत दो, लाइक पहले एग्जांपल में था, आप बोल रहे थे 103 दे दे, डिबेंचर लेके जा। नाउ यू आर सेइंग 103 मत दे, सॉरी 103 प्लस इंटरेस्ट भी दे दे। आप उस केस में क्या बोल रहे थे, 103 दे दे प्लस इंटरेस्ट भी दे दे एंड डिबेंचर लेके जा। Now you are not saying 103 दे इंटरेस्ट दे, you are saying directly मुझे 110 रुपीज दे, डायरेक्टली मुझे 110 रुपीज ले, इंटरेस्ट दे और डिबेंचर लेके जा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, इंटरेस्ट वगैरह जैन फेब मार्च मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। सो दिस इज अ प्राइस, 1010 इज अ प्राइस विच इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, विच इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसके ऊपर कुछ नहीं, 110 फाइनल प्राइस। सो दिस इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। समझा? समझा? एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट समझा आपको? फाइन, फाइन। तो अभी सर हमें इन्वेस्टमेंट कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है, इन्वेस्टमेंट कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है? हमें इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ऑलवेज रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज जो कम इंटरेस्ट प्राइस है दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज नॉट माई एसेट, इट इज माई रेवेन्यू। जो इंटरेस्ट है वो मेरा एसेट नहीं है, तो मैं एसेट के कॉस्ट में उसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा, मैं उसको रेवेन्यू ट्रीट करूंगा। तो जब मैं 103 प्लस इंटरेस्ट बोलता हूं, इन दैट केस आई विल बुक माय इन्वेस्टमेंट एट 103, कॉस्ट की बात चल रही है, एट 103। ऊपर वाला इंटरेस्ट नहीं बुक करूंगा, मैं उसको रेवेन्यू में पीएनएल में बुक करूंगा। फाइन। एट द सेम टाइम जो मैं 110 वाले एग्जांपल की बात कर रही थी, तो वो कम इंटरेस्ट प्राइस थी, तो उसमें से मैं इंटरेस्ट अलग करूंगा, 110 में से मैं इंटरेस्ट अलग करूंगा। लेट्स से 7 रुपीज इंटरेस्ट आया, तो 7 रुपीज में अलग करूंगा और सिर्फ 103 को कॉस्ट बुक करूंगा। समझा? समझा? अगर इसमें से पूरे इसमें से डिस्कशन में से कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूड इतना ही मैं कर सकता हूँ कि इट इज इन्वेस्टमेंट वुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एंड द इंटरेस्ट इनकम या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बेसिकली वो हम लेके जाएंगे पीएनएल में, पीएनएल में। समझा? समझा? यस। तो इसके एंट्रीज देख लो, एंट्रीज देख लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट, देयरफॉर डेबिट एट अमाउंट देख लो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस टू नहीं, अगेन इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट, कौन सा? अक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज जैन फेब मार्च का अपने केस में, एंड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज टोटल पेमेंट तो मैं उसको 103 भी कर रहा हूँ और इंटरेस्ट भी कर रहा हूँ। फाइन। एट द सेम टाइम कम इंटरेस्ट वाले में देख लो, कम इंटरेस्ट वाले में देख लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कम इंटरेस्ट प्राइस 110 लेस द अक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 7, तो फिर से 103 आया, दैट मींस इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट हटा दिया तो क्या बच गई? एक्स इंटरेस्ट प्राइस बच गई। आई मीन टू से ऑलवेज इन्वेस्टमेंट वुड बी डेबिटेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। नीचे इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट वाले, एंड टू बैंक अकाउंट टोटल पेमेंट, टू बैंक अकाउंट टोटल पेमेंट। आई होप आपको एंट्रीज समझे हैं। ये बेसिकली इट इज नथिंग बट जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डेबिट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट। समझा? वही एंट्री है, सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट होगा। फाइन। तो ये था फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। सर ये सब वेरिएबल इनकम में होता है? वेरिएबल इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता, वेरिएबल इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता, देखेंगे बाद में। पहले फिक्स्ड इनकम का एक सम सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट 3 स्लाइड से थोड़े पेशेंस रखो, लास्ट 3 स्लाइड से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस पे कोई सम्स नहीं, इसी में सम्स है, एक ही सम करेंगे, अच्छे से करेंगे। फाइन। तो लेट अस रीड दिस, लेट अस रीड दिस। On 1st January 2021, A Limited purchased 1015% debentures of K Limited of rupees 100 each at rupees 96. Okay, 100 rupees का डिबेंचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर है, दैट मींस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, दैट मींस इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट आएगा, राइट? कितने डिबेंचर्स खरीदिए सर? 1000 डिबेंचर्स। कितने रुपीस के? 100 रुपीस के। बट सर क्या 100 मेरी कॉस्ट है? कॉस्ट नहीं, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू रहती है वो है, मैंने तो 96 पे खरीदी, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई सर? मेरी कॉस्ट कितनी हो गई बताओ, आप ही मुझे बताओ। 1000 डिबेंचर्स परचेज किए एट 96, परफेक्ट। 1000 इंटू 96 अगर मैं करूँ तो दैट इज 96,000, परफेक्ट, परफेक्ट। वही आ गई, देखो नीचे सॉल्यूशन में डेबिट साइड पे
बिकॉज डिबेंचर अकाउंट में बना रहा हूं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा गया कितना, फेस वैल्यू के कॉलम में 1 लाख रुपीज, बिकॉज 10,000 सॉरी 1,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच, तो 1 लाख रुपीज आया, कॉस्ट में आया 96,000। इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, कॉस्ट वाला देखना है, फेस वैल्यू तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, फेस वैल्यू तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, फाइन। तो 96,000 बिकम्स माई कॉस्ट एंड वो आई मेरी डेबिट साइड पे आ गई। एवरीबॉडी समझ रहा है? यस टेल मी, एवरीबॉडी समझ रहा है? यस फाइन। आगे ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई आगे पढ़ लो, ऑन 1 जुलाई हाफ ऑफ द डिबेंचर्स, 1 जुलाई मतलब कितना, जनवरी को स्टार्ट किया जुलाई तक, मतलब 6 मंथ्स हो गए, एंड नेक्स्ट मंथ में 6 मंथ्स के बाद, परफेक्ट परफेक्ट 6 मंथ्स के बाद, ऑन 1 जुलाई हाफ ऑफ द डिबेंचर्स वेयर सोल्ड एट ₹99। ओके, हाफ बेच दिए, हाफ बेच दिए, कितने बेचे, मतलब 1000 थे टोटल, 1000 थे, 500 बेच दिए, परफेक्ट परफेक्ट। 500 अगर बेच दिए, कितने रुपीस को बेचे, 99, तो सेल प्रोसीड्स कितने मिले मुझे, सेल प्रोसीड्स कितने मिले मुझे, यस 500 बेचे इनटू 99, दैट कम्स टू 49,500, परफेक्ट 49,500, परफेक्ट। सर क्या इस पे प्रॉफिट नहीं होगा, 99 को बेचे हैं, ऑलवेज व्हेनेवर वी सेल एन एसेट, आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में 11 12 में करते थे, एसेट बेचते थे तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट पे सेल प्रोसीड्स लिखते थे, एट द सेम टाइम कुछ तो प्रॉफिट और लॉस होता था। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, बेचे हैं, प्रॉफिट और लॉस होगा, कितने को खरीदे थे सर, ये 500 डिबेंचर्स कितने को खरीदे थे, 500 एट, यस प्रॉफिट ऑफ ₹3, परफेक्ट, 500 एट ₹96 खरीदे थे, एंड बेचते थे 99 को बेचे, दैट मींस ₹3 का प्रॉफिट हुआ। सो 500 into 3 is equal to 1,500, that is my profit, that is my profit। समझा? am I audible? hello, am I audible? yes fine। so ₹3 का प्रॉफिट हुआ into 500, दैट बिकम 1,500 का मेरा प्रॉफिट हुआ, राइट। आगे पढ़ लेते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। अच्छा, 30th जून को पे होगा इंटरेस्ट एंड 31st दिसंबर को पे होगा, दैट मींस क्या हुआ, 1 जनवरी तो जनवरी को डिबेंचर्स खरीदे, 30th जून को मेरा एक इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 6 मंथ्स के बाद, इमीडिएटली इंटरेस्ट पेमेंट होने के बाद 1 जुलाई को मैंने आधे डिबेंचर्स बेच दिए, एंड देन आगे जाके 6 मंथ्स के लिए 31st दिसंबर तक और मेरे बचे हुए 500 डिबेंचर्स पे मुझे इंटरेस्ट मिला, एंड देन अकाउंट क्लोज हुआ, अकाउंट क्लोज हुआ मतलब ईयर क्लोज हुआ, फाइन। तो मार्केट प्राइस देखो, मार्केट प्राइस एज ऑन 31st दिसंबर 21 वाज 98। देखते हैं मार्केट प्राइस का क्या करना है, मार्केट प्राइस का क्या करना है, फाइन। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, देखो 1 अप्रैल को मेरी इन्वेस्टमेंट की एंट्री आ जाएगी कि मैंने इन्वेस्टमेंट की टू बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख फेस वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ 96,000, ये हमने देख लिया है, राइट। तो 1 जनवरी हो गया, 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिल गया, पहले इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, ये देखो इंटरेस्ट क्रेडिट पे आएगा, बिकॉज मतलब बेसिकली इंटरेस्ट कॉलम में आ जाएगा, ये इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 7,500। कैसे आया, कैसे आया, मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे, 1,000 डिबेंचर्स थे, यस 1,000 डिबेंचर्स थे, इनटू उनका फेस वैल्यू 100 था हर एक का, दैट इज 1 लाख रुपीज, इनटू 15% इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए है, तो 7,500, यस परफेक्ट भार्गवी, परफेक्ट। तो दैट कम्स टू 7,500 का मुझे इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, ये इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ये इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट। सर 30 जून हो गया, 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या हुआ सर, मैंने हाफ ऑफ द डिबेंचर्स बेच दिए, 1 जुलाई को देखो नीचे वाली एंट्री, ये वाली 1 जुलाई को हाफ ऑफ द डिबेंचर्स बेच दिए सर बाय बैंक, क्यों, आउटफ्लो हुआ, डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, राइट। डिबेंचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कि डिबेंचर्स कम हो गए मेरे, कितने कम हो गए सर, फेस वैल्यू 50,000 के गए, 50,000 के गए, एंड कितने को गए 49,500, ये हमने अभी देखा था, अमाउंट कंप्यूट किया था, कैसे कंप्यूट किया था, 99 into 1,000 into 50%, that is 49,500, that is 500 debentures into 99, basically 49,500, right। तो 49,500, at the same time whenever I do a entry for sale I have to book profit immediately मैं प्रॉफिट 1 जुलाई को ही बुक कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया टू P&L 1,500, टू P&L 1,500, यहाँ तक एवरीबडी क्लियर,
यहां तक एवरीबडी क्लियर? टेल मी यस एवरीबडी। यस यस ध्यान दे रहे हो ना सब? देन आगे जाके 1 जुलाई हो गया, सेल कर दिया, फिर से 6 मंथ्स बीत गए, मुझे फिर से इंटरेस्ट आया, 31 दिसंबर आया एंड मुझे फिर से इंटरेस्ट आया। सर क्या अभी पूरे 1000 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आएगा? नो नॉट एट ऑल, बिकॉज 500 तो बेच दिए, 500 तो इमीडिएटली बेच दिए, तो सिर्फ 500 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा। 500 कितना आएगा? 500 इंटू फेस वैल्यू 100 into 15% is the rate and only for 6 months, that is into 6 divided by 12 अगर मैं करूँ तो that comes 3750 perfect। तो ये मेरा आया इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम, समझा? 3750 आया मेरा इंटरेस्ट। ईयर खत्म हो गया, 31 दिसंबर ईयर खत्म हो गया, मतलब लाइक अकाउंटिंग ईयर ये मान रहे हैं, 31 दिसंबर ईयर खत्म हुआ। नाउ 31 दिसंबर को देखो, फर्स्ट तो पीएनएल में एक एंट्री जाएगी कि इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट की टोटल देखो, 2 बार इंटरेस्ट मिला, एक बार 7500 मिला, दूसरे बार 3750 मिला, टोटल ले लो, अकाउंट क्लोज करो, 11250 यहाँ पे आया, 11250 यहाँ पे पीएनएल में गया, एक कॉलम कंप्लीट हुआ। एट द सेम टाइम सेकंड, फेस वैल्यू और कॉस्ट साथ साथ चलेगा, बिकॉज फेस वैल्यू इज ऑफ शेयर्स, कॉस्ट भी इज ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट वॉज ऑफ इनकम, तो फेस वैल्यू एंड कॉस्ट साथ साथ चलेगा। 1 लाख थे, देन 50,000 यहाँ पे बेच दिए तो बचे 50,000। देखो 1 लाख यहाँ से नीचे टोटल में आ गए, नीचे टोटल से यहाँ पे आ गए पोस्ट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ गए 50,000 बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरीड डाउन। एट द सेम टाइम अगर मैं इसका कॉस्ट वाले अकाउंट क्लोज करने जाऊँ तो 96,000 वाज माय ओपनिंग कॉस्ट प्लस 1,500 प्रॉफिट, टोटल बिकम 97,500, यहाँ पे पोस्ट कर दिया 97,500 माइनस 49,500, तो बचा हुआ 48,000 बिकम्स माय बैलेंस कैरीड डाउन। आई होप आपको समझा है इसका अकाउंटिंग कैसे करना है, आपको समझा है? यस, एनीबडी हैज एनी डाउट्स? बहुत इजी वाला सम लिया है, देयर इज नो इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, नो डाउट्स, गुड, नो डाउट्स, फाइन। Yes, still we have 10 minutes to go, and we have only last sum. We are perfectly in time, like perfectly time में अपना खत्म हो रहा है। फाइन, एक लास्ट सम कर लेते हैं, उसके पहले उसका थ्योरी लिखते हैं। बस सर, बस करेंगे, 2 मिनट दो, ये खत्म करके बस करेंगे, पक्का, ठीक है? एक लास्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल। ओके सर, थैंक यू। अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। देखो वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, अभी देखा फिक्स्ड इनकम का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अभी वेरिएबल का देखेंगे। सर वेरिएबल में क्या हम इंटरेस्ट अलग कर सकते हैं क्या? दैट इज द इनकम पार्ट, क्या हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। जैसे कि जैन फेब मार्च, लास्ट वाले एग्जांपल में जैन फेब मार्च का इंटरेस्ट मैं निकाल सकता था, बिकॉज मेरे पास रेट था 6% या फिर जो कुछ भी रेट है वो था, इंटू 3/12 करके मैं इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकता था। क्या मैं डिविडेंड के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नो, नॉट एट ऑल, जस्ट बिकॉज मेरे को पता नहीं रहता ना डिविडेंड कितना आएगा, फिक्स नहीं रहता ना, वो तो साल खत्म होने के बाद समझता है मुझे, समझा? सो इन दैट केस वी कैन नॉट कंप्यूट द इनकम बेसिकली बिफोर, मतलब पहले नहीं कंप्यूट कर सकते, इसलिए वी कैन नॉट सेपरेट इट, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता, बिकॉज उसमें हम सेपरेट कर ही नहीं सकते अमाउंट को। इट इज लाइक आपके पास एक शेयर है, आप बोल रहे हो 103 पे लेके जाओ, इसमें कुछ नहीं, प्लस इंटरेस्ट कुछ नहीं रहता इसमें, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फाइनल प्राइस। तो इसमें नॉट वी हैव टू डू दैट एडजस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे कैसे आता है, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ नॉर्मल एंट्री आती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आई बैंक अकाउंट गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे एंट्री कब होती है पता है? यहाँ पे एंट्री पास होती है व्हेन इनकम इज रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड। यहाँ पे पहले वाले केस में देखो इंटरेस्ट क्या मिला था मुझे? नहीं, फिर भी मैंने एंट्री पास करते टाइम अक्रूड इंटरेस्ट किया, ये देखो यहाँ पे है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इवन दो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, फिर भी मैंने एंट्री पास करते टाइम इंटरेस्ट का अक्रूड का बुक किया। बट क्या मैं यहाँ पे करूंगा उसको? यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं तभी करूंगा जब मुझे एक्चुअल में इनकम मिलेगी, दैट इज इक्विटी शेयर्स पे एक्चुअल में मुझे इनकम मिलेगी, उसी टाइम मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा, सॉरी डिविडेंड बुक करूंगा। फाइन, आई होप आपको समझ रहा है।
आई होप को दोनों में डिफरेंस समझ रहा है क्या है। फिक्स्ड इनकम में पहले ही एट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एट द सेम टाइम वेरिएबल इनकम में हम डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे नहीं करते, वी बुक इट व्हेन वी एक्चुअली रिसीव इट, व्हेन वी एक्चुअली रिसीव इट। फाइन। अभी अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जिस दिन रिसीव होगा उस टाइम जरूर रिकॉर्ड करना, बट पूरा का पूरा डिविडेंड पीएनएल में मत डालना। डिविडेंड इज एन इनकम, नो डाउट इट इज एन इनकम, आपको भी पता है इट इज एन इनकम। डिविडेंड इज एन इनकम, वो जब रिसीव होगा तब बुक करेंगे, बट सारा का सारा डिविडेंड पीएनएल में नहीं डालेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलेगा। 13 बोलेगा कि सारा डिविडेंड पीएनएल में मत डालो, उसमें से थोड़ा पार्ट जो रिलेटिंग टू प्री एक्विजिशन पीरियड है वो कॉस्ट से सेट ऑफ करो, वो कॉस्ट से सेट ऑफ करो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, दैट इज लेट्स से अप्रैल 21, सॉरी अप्रैल 21, हाँ राइट, अप्रैल 21 में मैंने एक शेयर खरीदा आपसे, आपने उसको पूरा साल भर होल्ड किया, 20 से लेके 21 तक होल्ड किया, और मैंने आपको 21 में, अप्रैल 21 में खरीदा, आपने पूरे साल भर होल्ड करने के बाद आपसे मैंने खरीदा, आपने बोला 103 मतलब दे और लेके जा शेयर, मैंने आपसे लेके गया। देन मुझे डिविडेंड मिला शेयर पे, देन मुझे डिविडेंड मिला शेयर पे। डिविडेंड रिलेटिंग टू साल खत्म होने के बाद मिलता है ना, तो 2021 का जिस टाइम शेयर आपके पास था ना, उस टाइम का डिविडेंड मुझे बाद में मिला। क्या मैं हकदार हूं उस डिविडेंड का? बताओ, क्या मैं हकदार हूं उस डिविडेंड का? No. Yes. I am not at all. I am not actually. I am not eligible to held that dividend. क्यों? तो उस टाइम शेयर आपके पास था, तो इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन। मैं एक्वायर करने से पहले वाला जो डिविडेंड है, दैट इज जब शेयर आपके पास था उसके लिए मुझे डिविडेंड मिला है, राइट? उसके लिए डिविडेंड मुझे क्यों मिला? तो बिकॉज आपसे मैंने शेयर परचेज किया, कंपनी ने डिविडेंड बाद में दिया, तो जो डिविडेंड मुझे मिला ना वो मैं इनकम करके बुक नहीं करूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो डिविडेंड आप रख लो, नो डाउट आप रख लो, आपके पास रख लो, बट उसको इनकम मत दिखाओ, बिकॉज वो आपकी इनकम नहीं है, आप उसके लिए हकदार नहीं थे। देयरफॉर वो पीएनएल में मत लेके जाओ, उसको कॉस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ करो। दैट मींस अगर मुझे 1 रुपए का डिविडेंड मिला तो जो कॉस्ट थी, मेरी कॉस्ट कितनी थी? 103, मैंने आपको पे की थी 103, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। समझा? समझा? सर का कुछ मैसेज आया है, देख लो। ये सबके रोल नंबर्स वो चेंज कर दो। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड, आपके रोल नंबर्स डाल दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं, रोल नंबर्स कर दो। फाइन, वो चेंजेस कर दो। आगे 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 देख लेते हैं हम। वी वर सेइंग कि इंटरेस्ट हमें मिलता है, सॉरी डिविडेंड हमें मिलता है, वो उस टाइम जब मिलता है उस टाइम बुक करते हैं, एंड सारा का सारा पीएनएल में नहीं लेके जाते, बट जो पास्ट पीरियड का था, मैंने एक्वायर करने से पहले वाला जो डिविडेंड था उसको हम कॉस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं। दैट्स इट, दैट इज द कंक्लूजन, दैट्स इट। समझा? तो इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको बेटर समझेगा। 5 मिनट से हो जाएगा, 5 मिनट से हो जाएगा एग्जाम्पल, फटाफट से करोगे ना हो जाएगा, इन टाइम छोड़ूंगा, देखो आपको, फटाक से करो चलो। ऑन 1 April, on 1st April 2021, John has 20,000 equity shares of rupees 10 each. एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। Yes, John has 20,000 equity shares of rupees 10 each with book value of 16 per share. देखो 20,000 equity shares है उसके पास, बुक वैल्यू 16 है, मतलब उसका कॉस्ट व्हेन, और आगे देखो पढ़ा है, लिखा है विद बुक वैल्यू ऑफ 16 पर शेयर परचेस्ड अ लॉन्ग एगो, मतलब कई सालों पहले उसने शेयर परचेस किए थे जब उसका वैल्यू 16 था, और आज उसका बुक वैल्यू 16 है। फाइन, तो वी कैन से कि 16 इज द कॉस्ट, बेसिकली हम बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट हो ना हो अभी करंट में बुक वैल्यू 16 है, राइट? तो अगर मैं नीचे अकाउंट में देखूं तो बुक वैल्यू है, दैट इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज कई सालों पहले किया था, एक्वायर किया था, सारे लोग रोल नंबर्स लिखने में लाइक लिखो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ध्यान भी दो। फाइन, योर अकाउंट शुड कंटेन, ऐसे सर ने बोला था, तो आपका नाम में भी वो चेंज कर दो, आपका नाम में रोल नंबर डालना चाहिए, दिस इज व्हाट आई थिंक। फाइन, तो आगे देख लेते हैं, सम पे फोकस करो कि इट इज लाइक 16 पर शेयर, 16 पर शेयर, यस, ठीक है, फाइन,
फोकस करते हैं सम पे। इट इज लाइक 16 पर शेयर लॉन्ग एगो कभी परचेस किया था, तो आज जाके उसका बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू है 16 और कितने शेयर है? 20,000। तो देखो ना फेस वैल्यू कॉलम में देखो, डेबिट साइड पे दिखेगा बिकॉज इक्विटी शेयर का दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। तो 1421 का देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है, फेस वैल्यू 22 lakhs दिख रही है। कैसे? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच अगर मैं करूँ तो दैट कम्स टू 2 lakhs। 2 lakhs इज माय फेस वैल्यू। एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000 इंटू 16 वाज द कॉस्ट, दैट इज 3,20,000। दैट इज 3,20,000। आई होप आपको इतना समझा, आई होप आपको इतना समझा। टेल मी यस नो, टेल मी यस नो। यस समबडी रिप्लाइंग यस, फाइन। आगे आगे देख लेते हैं। ऑन June 1, 2021, June 1 दैट इज अप्रैल का महीना चला गया, अप्रैल मई 2 महीने के बाद दैट इज June 1, 2021 में जॉन परचेस्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स मोर इन ए लिमिटेड एट 14 पर शेयर। अच्छा, मतलब उसने ए लिमिटेड में और ज्यादा शेयर्स परचेस किए। ठीक है फाइन, उसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। ए लिमिटेड के अकाउंट में मतलब बेसिकली इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ये बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ जाएगी तो डेबिट साइड पे आ जाएगा फिर से। तो डेबिट साइड पे देखो 1 जून 2021 को टू बैंक किया है 550,000। 50,000 कैसे? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज कम्स टू 50,000। 50,000 का फेस वैल्यू मेरा बढ़ गया। फाइन, आपके रोल नंबर्स लिख के खत्म हो रहे हैं या नहीं? फटाफट से यहाँ पे आंसर्स दो मुझे। 50,000 टाइम में जाना है ना, तो टेल मी 50,000 आया सबका? एवरीबडी अग्री स्टिल हियर? yes yes fine, so 50,000 rupees becomes my face value because मैंने 5,000 equity shares purchase किए at 14, then what becomes the cost? 5,000 equity shares into rupees 14 became my cost, that is 70,000। 70,000 देखो cost column में आ गया। I mean to say पहले मेरे पास 20,000 शेयर्स थे जो कि मेरे को सालों से आ रहे थे, एंड 5,000 शेयर्स दैट इज 5,000 शेयर्स मैंने इस साल खरीदी किए, दैट इज 1 जून को खरीदी थी। पहले का कॉस्ट था 3,20,000, आज का कॉस्ट है 70,000। समझा? आगे देख लेते हैं। On September 1, 2021, A Limited declared a dividend of 1.5 per share for financial year 2021। देखो financial year 2021 में कुछ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, सितंबर 1 को डिक्लेयर हुआ डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर। तो अभी देखो टेल मी 1.5 पर शेयर ये 2021 में डिक्लेयर हुआ, 2021 में डिक्लेयर हुआ। एक ही मिनट, हाँ सॉरी, ये 2021 के रिलेटिंग है, डिविडेंड फॉर 2021 है जो कि बाद में जाके 21-22 में डिक्लेयर हुआ। पर मैंने इसमें से 5,000 शेयर्स जो है ना वो मेरे पास उस टाइम कब थे क्या? टेल मी वेदर आई हैड 5,000 शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021, यस नो? टेल मी 5,000 शेयर्स क्या मेरे पास थे 2021 में? नहीं थे। परफेक्ट, नो इज द राइट आंसर, नहीं थे। तो क्या मेरे को वो डिविडेंड मिलना चाहिए? क्या मैं उस डिविडेंड के लिए हकदार हूं? अगेन द सेम क्वेश्चन, नहीं। परफेक्ट, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट डिविडेंड, एंड देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रेफरेंस प्रोवाइड करता है? वो डिविडेंड कहां पे जाना चाहिए? पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए क्या? पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए क्या? एवरीबडी टेल मी, जिस डिविडेंड के लिए मैं हकदार नहीं हूं। 5,000 शेयर्स मैंने तो बाद में परचेस किए, 5,000 शेयर्स मैंने कब परचेस किए? June 1 में परचेस किए। उस पे मुझे जो 1.5 रुपीज पर शेयर, दैट इज कितना हुआ टोटल? 5,000 इंटू 1.5 पर शेयर, दैट इज 7,500। इतना जो मुझे डिविडेंड मिला, क्या उस डिविडेंड के लिए मैं हकदार हूं? नहीं हूं। तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रेफरेंस प्रोवाइड करता है? दैट डिविडेंड शुड गो इनटू योर P&L क्वेश्चन मार्क, P&L में जाना चाहिए? नो, परफेक्ट, वो P&L में नहीं जाएगा, वो जाना चाहिए कॉस्ट से आपके सेट ऑफ होना चाहिए। वो डिविडेंड आपके कॉस्ट से सेट ऑफ होना चाहिए। एवरीबडी नो? गुड, एवरीबडी नो, फाइन। तो वो डिविडेंड आपके कॉस्ट से सेट ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 29 जब डिविडेंड रिसीव हुआ, दैट इज क्रेडिट साइड पे देखो 20 ऑफ सितंबर 2021 बाय बैंक डिविडेंड रिसीव्ड आ रहा है, एक आ रहा है 30,000 इन डिविडेंड कॉलम। एट द सेम टाइम कॉस्ट से कितना सेट ऑफ हुआ देखो 7,500 जो हमने कंप्यूट किया अभी, 7,500 कंप्यूट किया। 30,000 कैसे आया वो बाद में देखते हैं। 7,500 समझा, कॉस्ट के साथ सेट ऑफ हुआ, कॉस्ट डेबिट पे रहती है, क्रेडिट पे आ गई, दैट मीन्स कॉस्ट कम कर दी उसने। समझा? कॉस्ट में एडजस्ट होना चाहिए। परफेक्ट,
परफेक्ट, समझा सबको? यस। एट द सेम टाइम दूसरे शेयर्स पे जो डिविडेंड मिला, कौन से, जो 20,000 है, वो तो मेरे को सालों से है ना, वो सालों से है मेरे पास, तो क्या मैं उसके लिए हकदार रहूंगा? यस, उसके लिए मैं हकदार रहूंगा 20,000। तो 20,000 पे मतलब मुझे कितना डिविडेंड मिला? 20,000 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 30,000, दैट इज इक्वल टू 30,000। तो वो डिविडेंड गया मेरा डिविडेंड कॉलम में, वो गया मेरा डिविडेंड कॉलम में। समझा सबको? आई मीन टू से, इससे अगर मैं फिर से कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन वही आता है कि डिविडेंड जो प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए 5,000 शेयर्स एक्वायर बाद में किए, उसके पहले पीरियड के लिए मुझे डिविडेंड मिला, वो गया कॉस्ट कॉलम में। देखो 7,500 जो 5,000 इंटू 1.5 करके निकाला, वो गया कॉस्ट कॉलम में। उसने इन्वेस्टमेंट का मेरे कॉस्ट कम कर दिया। एट द सेम टाइम वो डिविडेंड जो नॉर्मली है, अदर देन दैट है, दैट इज प्री एक्विजिशन नहीं है, नॉर्मली पोस्ट एक्विजिशन है बोलते हैं इसको, तो वो जाना चाहिए नॉर्मल रेवेन्यू अकाउंट में, दैट इज डिविडेंड अकाउंट में गया, जो कि जाएगा पीएनएल में। यहाँ तक एवरीबडी क्लियर? दिस वाज द मेन कंसेप्ट। इसके बाद तो खत्म हुआ सम। यहाँ तक टेल मी, गॉट इट सर? और others yes, tell me. Yes, 66136042, yes, 6069887643 good everybody, good समझा, फाइन फाइन फाइन। आगे आगे यहाँ तक खत्म हुआ? फिर खत्म हुआ देन अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी देखो डिविडेंड कॉलम ये नॉमिनल अकाउंट है, बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है, तो ये जाएगा पीएनएल में। तो ये अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो यहाँ पे एक ही फिगर है 30,000, तो ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट से, सॉरी एक काम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक ही फिगर है 30,000, तो वो यहाँ पे जाएगी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे, एंड डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गई, ये पीएनएल में यहाँ पे जाएगी। एट द सेम टाइम कॉस्ट वाले मतलब इन्वेस्टमेंट वाले, ये बेसिकली एसेट है, देयरफॉर ये कैरीड फॉरवर्ड होंगे, देयरफॉर इनका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कॉलम 2,50,000 है, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब यहाँ पे कॉपी कर लिया 2,50,000 एंड बैलेंस कैरीड डाउन 2,50,000 आया। एट द सेम टाइम कॉस्ट में अगर मैं देखा जाऊँ 3,20,000 प्लस 70,000 टोटल 3,90,000 आया, वो यहाँ पे कॉपी कर दिया, माइनस ये 7,500 हो गया, तो 382,500 बैलेंस कैरीड डाउन हुआ। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा। अकाउंट क्लोज हुआ, दो बैलेंसेस, मतलब एक बैलेंस 3,82,500 वाला कैरी फॉरवर्ड हुआ, एट द सेम टाइम 30,000 वाला पीएनएल में गया। इसमें मेन क्रक्स वाज दिस 7,500, जो डिविडेंड आपको मिलता है उसमें से प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड कॉस्ट में जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन वाला डिविडेंड रेवेन्यू में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। अगर मैं पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ से लेके पूरा एक समराइज फॉर्म में कर दूं, तो देयर वाज फर्स्ट पेज पे देयर वाज नथिंग, इट वाज थ्योरेटिकल पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे पता है थोड़ा हेवी गया। तो इन्वेस्टमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि कैरिंग अमाउंट क्या रहता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट रहता है जनरली सब्जेक्ट टू परमानेंट डिमिनिशन, राइट। देन हमने देखा फिक्स बेयरिंग, वेरिएबल बेयरिंग सिक्योरिटीज, वो क्या रहता है आपको पता है अभी। देन हमने यहाँ पे देखा लॉन्ग टर्म वाले को अगर परमानेंट हुआ तो ही कम करना है, परमानेंट हुआ तो ही बढ़ाना है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं करना है। देन ये कॉस्ट वाला फाइन, इट इज फाइन। देन ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज देखा, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज देखा, इनके एंट्रीज देखे। फिक्स्ड इनकम में हमने देखा इंटरेस्ट वाला पार्ट प्ले होता है, हमें इन्वेस्टमेंट क्रक्स एक ही है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। सेकंड वेरिएबल वाले का बताने जाऊं तो डिविडेंड मतलब बेसिकली इंटरेस्ट या फिर इनकम की कोई बात आती नहीं है एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट बात आती है जब डिविडेंड मिलता है। एक्चुअल में जब डिविडेंड मिलता है तो उस टाइम क्या करना है, जो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए है, जो जिसमें मैं हकदार नहीं हूं, वो डिविडेंड जाना चाहिए, कॉस्ट से सेट ऑफ होना चाहिए। एट द सेम टाइम अदर वाला डिविडेंड है वो रेवेन्यू मतलब पीएनएल अकाउंट में बेसिकली जाना चाहिए। तो इस पे ये हुआ क्रक्स, ये दो सम्स देख लिए। फिर अदर पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन एज 13, क्या हम कवर करने वाले हैं सर? नहीं कवर करने वाले, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने को वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, पूरा हम नहीं कर सकते इन दिस शॉर्ट लेक्चर। तो क्या क्या है वो सिर्फ बता रहा हूँ। देखो कुछ तो राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स मिले तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, बिकॉज वो तो फ्री में मिलते हैं ना, मतलब फ्री में मतलब राइट शेयर्स कम प्राइस पे, बोनस शेयर्स फ्री पे मिलते हैं, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके लिए एज 13 बोलता है। देन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब हम बेच देते हैं उस टाइम प्रॉफिट लॉस कुछ होता है, तो उस पे
क्या करना है वो बताते हैं। देन रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहले थी, बाद में करंट हो गई, उसको इंटेंशन चेंज हुआ मैनेजमेंट का, तो क्या करना है वो देखते हैं। देन करंट टू लॉन्ग टर्म, करंट थी पहले देन लॉन्ग टर्म बन गई, तो इन दैट केस क्या करना है। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये अगर अप्लाई किया हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये सारी चीजें हमने देखनी नहीं है, ये सारी चीजें AS 13 बताता है। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि बताता है, यू वी डोंट हैव टू से इट नाउ। तो यहाँ पे आई वुड से फॉर्मली कि AS 13 भी अपना इन्वेस्टमेंट वाला AS भी अपना कंप्लीट हुआ है। डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? गॉट इट सर? नो सर, नो डाउट्स? फाइन। बिफोर लिविंग टेल मी, आपको ये सेशन कैसा लगा वो बताते जाओ मुझे। टेल मी कितना बोर हुआ, कितना बोर नहीं हुआ, कितना मजा आया, कितना इंटरेस्टिंग लगा, कितना वैल्यू एडिंग लगा। टेल मी एवरीथिंग। सिर्फ एक एक लाइनर है, आई वुड गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मुझे समझ में आ जाएगा। फाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्पीकर ऑलवेज। फाइन, सो प्लीज गिव योर फीडबैक। यस 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 yes, it was very informative, it was interesting, informative and interesting. Yes, fine, good to know. Thank you so much. I would request Pratik sir. Thank you sir, marvelous, good enrichment in knowledge, very interesting. Thank you sir. अटेंडेंस फॉर्म प्रतीक सर ने अटेंडेंस फॉर्म दिया है, देखो सब लोग वो भर के जाओ। Yes, value adding and interesting. Thank you sir, it was informative, awesome, interesting, value for time, good, informative, thanks a lot. Thank you sir for the session, as we now understand this accounting standard in much better way now. Thank you so much, it's my pleasure. Where is attendance form? Attendance form अभी सर ने डाला है, देखो। अटेंडेंस फॉर्म भर के जाओ। At the same time, those who are with me till now, last तक जो बने रहे, I am very much thankful to all of them for hearing me out. At the same time, अब कुछ value addition हुआ है, so that is good to me. It feels good being a teacher to add value to the students. Thank you so much. I would request now Pratik sir to take over. Thank you so much. I'm sure content you have covered and the way you have delivered this content was really an amazing way, and I'm sure all the students must have enjoyed. He has explained you such a difficult part or difficult area of accounting in such a lucid language. So I'm really thankful from the college also for conducting such a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I request all these. Yes, sir.